किशोरी लाल जी के बेटे राघव की शादी की बात जगह जगह चल रही थी। लेकिन किशोरी लाल जी को कोई लड़की पसंद ही नहीं आती थी। और उसकी एक ही वजह थी, किशोरी लाल जी का लालची होना। उनको लड़की वालों से मोटा दहेज चाहिए था। और इसी चक्कर में एक दिन वो एक बहुत पैसे वाले के घर अपने बेटे का रिश्ता लेकर पहुंचे। उस आदमी का नाम था ओम प्रकाश। देखिए किशोरी लाल जी, मेरी एक ही बेटी है और मेरी सारी संपत्ति जायदाद सब कुछ मेरी बेटी नैना का ही है। पापा, नाम से लगता है बहुत खूबसूरत होगी। कितना अच्छा नाम है ना, नैना। ओ, वैसे बात तो सही है आपकी। अब इतना पैसा है, जमीन जायदाद है, इकलौती बेटी। आप भी क्या करेंगे, सब कुछ उसे ही देंगे ना। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। बस बेटी की शादी और सारी जायदाद उसके नाम। पापा, बिना देखे हाँ कर दीजिए ना। इतना अच्छा रिश्ता फिर कहाँ मिलेगा, माला माल हो जाएंगे हम। मैं अपनी बेटी को बुलाता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, आपकी बेटी का नाम नैना है, सुनकर ही लगता है बहुत सुंदर होगी। रहने दीजिए अंकल। मैं तो आपकी बेटी के नाम से ही इतना खुश हो गया हूँ कि उसे बिना देखे शादी करने को तैयार हूँ। अब तो मैं उसका चेहरा सीधे शादी के बाद ही देखूंगा। और इस तरह राघव नैना का चेहरा नहीं देखता और उससे शादी कर लेता है। शादी के बाद अपनी सुहाग रात पर जब राघव नैना का घूंघट उठाकर देखता है तो नैना की आंखें बंद थी। कितने खूबसूरत हो तुम नैना, जरा अपनी आंखें खोलकर मेरी तरफ देखो तो सही। नहीं, मुझे शर्म आती है। अरे, मैंने तुम्हें शादी से पहले भी नहीं देखा, और अब अगर तुम आंखें खोलकर मुझे देखोगी भी नहीं तो मुझे अच्छा कैसे लगेगा। इससे पहले कि नैना अपनी आंखें खोलकर राघव की तरफ देखती, अचानक से लाइट चली गई और राघव नैना को पूरी तरह से देख भी नहीं पाया। अगली सुबह नैना राघव के लिए नाश्ता बनाकर लेकर आई। अरे ये क्या, आधा पराठा सेका हुआ है और आधा बिल्कुल कच्चा। ये तुमने क्या किया नैना? बहू, तुमने क्या आधा पराठा तवे से नीचे लटका कर रखा था, जो आधा सिका है और आधा कच्चा? मुझे जितना दिखेगा उतना ही तो सीखूंगी ना पापा जी। जहाँ जहाँ मुझे नजर आ रहा था वहाँ मैंने सीख लिया, और जहाँ जहाँ नहीं दिखा वहाँ कच्चा रह गया होगा। इसका क्या मतलब है? ये कैसा मजाक कर रही है तुम? अरे बहू, तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों लगाया हुआ है? देखो, हमारे घर में बहुओं को बेटी की तरह रखा जाता है। और फिर तुम तो इतना सारा माल लेकर आई हो। देखो, ये घूंघट डाल कर रखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ नैना, पापा जी ठीक कह रहे हैं, तुम तो आराम से रहो, अपना ही घर समझो। नैना अचानक से अपना घूंघट उठा लेती है। अरे ये क्या पापा, नैना की तो एक आंख फूटी हुई है। नाम से नैना, लेकिन ये तो कानी बहू निकली। मेरे साथ धोखा हुआ है, धोखा। बिना दिखाए अपनी कहानी लड़की मेरे संग ब्याह दी। मुझे कहानी भी नहीं चाहिए। मुझे अभी ओम प्रकाश जी से बात करनी पड़ेगी। आखिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया क्यों? अरे, आप लोगों ने ही तो पापा से कहा था कि आप लोग शादी से पहले मुझे देखना नहीं चाहते। अब मेरे पापा पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? अरे लेकिन उन्हें बताना तो चाहिए था ना कि तुम कहानी हो, एक आंख से तुम्हें दिखाई नहीं देता। किशोरी लाल और राघव नाराज होकर ओम प्रकाश को अपने घर बुलाते हैं। पापा जी, ये आपने क्या किया? शादी से पहले बताया क्यों नहीं कि नैना की आंखों में परेशानी है? अरे आप ही ने तो लड़की देखने से मना कर दिया था। और लेकिन आप बता तो सकते थे। आपको तो हमारी बेटी की प्रॉपर्टी चाहिए थी, वो भी पूरी की पूरी। अब क्या हुआ अगर उसे आधा दिखाई देता है? प्रॉपर्टी तो आपको पूरी मिल गई ना। और
ये क्या बात हुई? मेरी शादी प्रॉपर्टी से नहीं, आपकी बेटी से हुई है। अब ये तो पहले सोचना चाहिए था। तब तो मेरी प्रॉपर्टी देखकर तुम्हारी जुबान लप लपा रही थी। लेकिन मैं कानी लड़की को अपनी बीवी बनाकर नहीं रख सकता। पापा, कुछ करिए ना आप। हाँ, करता हूँ। देखिए ओम प्रकाश जी, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और तुम देखो, अगर तुमने मेरी बेटी से शादी तोड़ी ना, तो जो भी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें दी है वो तो पूरी की पूरी वापस ले ही लूंगा, और आधी प्रॉपर्टी तुम्हारी भी लूंगा। अरे, मेरी आधी प्रॉपर्टी भला क्यों लेंगे आप? इसलिए क्योंकि मेरी बेटी को आधा नजर आता है, और उसकी नजर अभी तक तुम्हारी आधी जायदाद पर ही पड़ी है। अब तुम उसे घर से निकालोगे तो कुछ तो लेकर जाएगी ना। और अगर हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाकर रखे तो? तो तुम्हारी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी, और जो मैंने तुम्हें दिया है ना, उसमें से बस मैं आधा लेकर जाऊंगा। अरे, लेकिन अब आप अपनी दी हुई प्रॉपर्टी में से आधी वापस क्यों लेकर जाएंगे? अगर मैं आपकी बेटी को अपनी पत्नी बनाकर रखने को तैयार हूं तो? इसलिए ताकि भविष्य में अगर तुम मेरी बेटी को धोखा दो तो उसके पास कुछ तो रहे जो पति का हो। वैसे मेरे पास तो बहुत कुछ है, लेकिन अपने पति की कोई निशानी तो उसके पास होनी चाहिए ना। अब अगर तुमने मेरी बेटी को कानी कहा तो तुम्हें प्रॉपर्टी भी कानी ही मिलेगी, पूरी नहीं। जमाए राजा। किशोरी लाल और राघव समझ चुके थे कि वो बुरी तरह फंस चुके हैं और अब उनके पास वहां से निकलने का कोई चारा नहीं है। अब समझ में आया ना, लालच बुरी बला होती है। एक तो तुम्हें प्रॉपर्टी मिली, ऊपर से बीवी मिली, उसमें तुम्हें नखरे भी दिखाने हैं। आए बड़े, चुपचाप बैठो दोनों। कुछ दिनों के बाद नैना राघव की कार लेकर बाजार घूमने निकलती है और जब कार लेकर वापस आती है, ये क्या? एक तरफ से मेरी गाड़ी पूरी खराब हो चुकी है। लगता है तुमने मेरी गाड़ी को किसी दूसरी गाड़ी के साथ एक्सीडेंट किया है। अरे अरे, कितना बड़ा नुकसान कर दिया तुमने बहू। वो क्या है ना पापा जी, मुझे एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, सामने से गाड़ी आ रही थी। मुझे तो सिर्फ आधा ही दिखाई दिया और वो गाड़ी मेरी कार से रगड़ते हुए निकल गई। अब मैं क्या करूं बताओ? आप इसे ठीक कराने के पैसे कौन देगा? तुम्हारे पापा। तुमने मुझसे इस तरह से बात की? अभी रुको। नैना राघव की शिकायत ओम प्रकाश को कर देती है। देखो राघव, अब जो मेरी आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास थी ना, उसमें से आधी और मैं लेकर जाऊंगा, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को डांटा। अरे नहीं नहीं पापा जी, गलती हो गई, माफ कर दो। गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। अगली बार मेरी बेटी को डांटा तो बची हुई आधी में से आधी और ले जाऊंगा। लालच के चक्कर में हम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटा। एक तो तुम्हें कानी बहू मिली और ऊपर से जो माल मिला वो भी काना। इस तरह राघव की हर एक गलती पर ओम प्रकाश उसकी प्रॉपर्टी का आधा आधा हिस्सा लेकर अपना सारा माल वापस ले गया और राघव को कानी बीवी से काम चलाना पड़ा। भाई, लालच वाकई में बुरी बला है। रात को अचानक राधिका मौसी को किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। उन्होंने बाहर निकल के देखा तो किचन में उन्हें कोई सफेद साड़ी में दिखा। वो चीख पड़ी, भगवान, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। राधिका मौसी को चीखते सुनकर श्रवण बाहर आता है भागते हुए। अरे माँ, क्या हुआ? क्या देख लिया? दादी माँ आ गई क्या सपने में? अरे बेटा, रसोड़े में देख तो कौन है? श्रवण रसोई में झांक कर देखता है और उसे कोई नहीं दिखता अंदर। अब रसोड़ी में तो कोई नहीं है माँ। कोई सफेद साड़ी में नहीं है क्या? नहीं माँ, कोई भी नहीं है।
चिल्लम चिल्ली की आवाज सुनकर काजल भी वहां आ जाती है। अब क्या हो गया माँ जी? अरे बेटा, रसोड़े में एक चुड़ैल थी, सफेद साड़ी में। अरे क्या कर रही थी वो अंदर? अरे बताया नहीं, कल आएगी ना तो पूछ लूंगी। चुड़ैल जी, आपका क्या प्लान है? माँ जी, रात बहुत हो गई है, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा, चलिए सो जाइए। राधिका मौसी सोने तो चली जाती है, पर उनको रात भर नींद ही नहीं आती। वो कुछ भी उलझुल बातें सोचने लगती है। कहीं चुड़ैल की वजह से तो घर में टेंशन नहीं हो रहा, कहीं उसी की वजह से तो वो दादी नहीं बन पा रही। सुबह जब राधिका मौसी रसोड़े में छानबीन करती है तो पाती है कि नींबू का अचार गायब है। चुड़ैल नींबू का अचार ले गई, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा कुछ। चुड़ैल को भी पता है कि जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में ही है। राधिका मौसी झट से श्रवण को फोन कर देती है। बेटा, मुझे समस्या समझ में आ गई है, हमें एक तांत्रिक की जरूरत है। अरे क्या बोल रही हो माँ, तांत्रिक की क्या जरूरत है? आप पूजा पाठ तो कर ही रही हो ना। आलतू जलालतू मंत्र सारे फालतू जैसे कुछ मंत्र पढ़ो, चली जाएगी अपने आप चुड़ैल। अरे नहीं बेटा, कभी चुड़ैल को कम नहीं समझते। अरे तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कभी वो छल करके काजल की जगह घर की बहू खुद बन जाएगी। क्या माँ, कुछ भी बोल रही हो, कहाँ काजल और कहाँ चुड़ैल। वैसे एक बात बताओ, काजल को अगर गाने के लिए बोल देना तो चुड़ैल काजल की आवाज सुनकर घर तो क्या, धरती लोग छोड़कर चली जाएगी। तुम ना पढ़े लिखे बच्चे हर चीज को मजाक समझते हो। तुम रहने दो, मैं खुद ही तांत्रिक को बुला लेती हूँ। अच्छा सुन, शाम को इमली लेके आना। क्या है कि चटनी खाए बहुत दिन हो गए है ना। नहीं माँ, इमली तांत्रिक से ही मंगवा लो ना, आटा वगैरह भी उसी से पिसवा लेना। देखो मुझे काम करना है। श्रवण रात को कई तरह की सब्जियों के साथ माँ के कहने पे चटनी के लिए इमली भी ले आया था, लेकिन राधिका मौसी के दिमाग में अलग ही फिल्म चल रही थी। उन्हें अब सिर्फ शक ही नहीं यकीन होने लगा था कि शायद चुड़ैल ने श्रवण पर अपना जाल बिछा दिया था, जिस वजह से श्रवण उनकी बात ही नहीं मान रहा था। पर कोई नहीं, आने वाली रात में राधिका मौसी खुद तैयार हो गई चुड़ैल को पकड़ने के लिए। रुद्राक्ष की माला, तुलसी का पत्ता, हनुमान चालीसा सब हाथ के पास ही था, बस चुड़ैल का इंतजार था। और जैसा राधिका मौसी ने सोचा था वैसा ही हुआ। वो चुड़ैल उस रात भी आई, पर वो राधिका मौसी से तेज निकली और राधिका मौसी के उससे पकड़ने के पहले ही वो भाग खड़ी हुई। जरूर बहू पे साया है उस चुड़ैल का, तभी तो श्रवण के कमरे में गई है। और अगली सुबह राधिका मौसी पिछली रात हुए हमले में किन चीजों का नुकसान हुआ उसका हिसाब लगा रही थी। उनके खेमे से एक आम के अचार की शीशी भी गायब हो चुकी थी, और वो इमली भी जो कल श्रवण लेकर आया था। राधिका मौसी इस बारे में सोच ही रही थी कि श्रवण जल्दी से रसोड़े में आकर दवाइयों की पोटली ढूंढने लगता है। अरे बेटा, क्या हो गया? अब माँ, वो काजल की तबीयत खराब है, बहुत घबराहट हो रही है उसे। हे भगवान, मैंने पहले ही कहा था कि तांत्रिक को बुला लेते हैं, पर नहीं। अब देखो, उस चुड़ैल ने काजल को अपने वश में करना शुरू भी कर दिया है। हालांकि श्रवण भूतों में विश्वास नहीं करता था, पर अब वो भी डर जाता है और राजी हो जाता है एक तांत्रिक को बुलाने के लिए। कुछ ही घंटों में तांत्रिक आ जाते हैं और राधिका मौसी तांत्रिक जी को सब बता देती हैं। घोर संकट, घनघोर संकट, चुड़ैल को मारू जोर चाकट, ओम भट स्वाहा खटखा के आहा। अरे ये क्या मंत्र है?
मेरे खुद के ओरिजिनल मंत्र है, कल रात को ही लिखे हैं, अच्छे लगे तो दाद चाहूंगा। एक और मंत्र सुनो। अर्ज किया है आब्राकडाब्रा, दिल्ली बम्बई आगरा, चंदा मामा सोरले सुरन मामू जारा। ये मंत्र है। अरे कोई 40 वाली सा पढ़ो ना। वक्त कम है, 40 नहीं पड़ेंगे, 20-25 में काम चलाना पड़ेगा। अलग निरंजन जाके लंदन, मुफ्त का मंजान घिस मेरे नंदन। अरे जल्दी करो तांत्रिक जी, जल्दी करो। तांत्रिक अपने उल झलूल मंत्र पढ़ने लगता है। श्रवण को तांत्रिक पे शक होता है। वो अपने एक डॉक्टर दोस्त को कॉल कर देता है ताकि कोई अनहोनी हो तो इमरजेंसी में चीजें मैनेज हो जाए। तांत्रिक धुनी रमाता है, जिसकी वजह से कमरे में काफी धुआं हो जाता है और जिसकी वजह से बहू की घबराहट बढ़ जाती है। अब भागेगी चुड़ैल। हाँ। बहू खांसते हुए धुएं से बचने के लिए बाहर चली जाती है। अरे भाग रही है, भाग रही है। पीछे पीछे श्रवण भी जाता है। बहू एक सोफे पर बैठ जाती है। तभी डॉक्टर दोस्त आ जाते हैं और श्रवण को पानी लाने के लिए कहते हैं। थोड़े चेकअप के बाद डॉक्टर कहते हैं, मेरे हिसाब से जाप का काम पूरा हो गया है। हैं? क्या मतलब? अरे कुछ भी नहीं माँ, कोई चुड़ैल नहीं है, खुशखबरी है, अब दादी बनने वाली है। मगर वो सब अचार के डब्बे। श्रवण दोनों अचार के डब्बे अपनी माँ को दिखाता है, जो कि उनके बिस्तर के नीचे छुपे हुए थे। आपने सही बोला था माँ, वो चुड़ैल काजल ही थी जो खट्टा खा रही थी। हमें कल ही पता चला, पर हमने आपको ये तांत्रिक वाला काम करने दिया ताकि आपको भरोसा हो जाए कि भूत वगैरह कुछ होता ही नहीं। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। पर बेटा मुझे एक झाड़ू तो ला दे। क्यों माँ? ये तांत्रिक का भूत उतारती हूँ मैं। अब तांत्रिक राधा मौसी के डर से घर से भाग निकलता है और राधा मौसी उसके पीछे भागती है। अरे संकट ये घनघोर है, तांत्रिक मुआ चोर है। प्रिया बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की लड़की है। उसकी सुंदरता को देखकर सब उसकी ओर एक बार तो जरूर देखते, लेकिन उसकी खुजली की बीमारी के कारण कोई भी उससे बात नहीं करना चाहता, ना ही कोई उसे दोस्त बनाता। बचपन तो जैसे तैसे बीत जाता है, लेकिन प्रिया जैसे जैसे बड़ी होती है, उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता होने लगती है। सुनते हो, इस शहर में सबको प्रिया के बारे में पता है। यहाँ तो उसका रिश्ता होना नामुमकिन है। हाँ, मुझे भी यही चिंता दिन रात सताती रहती है। इसलिए सोच रहा हूँ कि किसी नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ हमें कोई न जानता हो। सही कहा, अब यही करना होगा। सुशीला, रंजीत और प्रिया मंजू के घर बनारस जाते हैं, जो कि रंजीत की दूर की मौसी है और उसने कभी प्रिया को देखा नहीं है। बिटिया बड़ी हो गई है, इसे तो कोई भी लड़का पसंद कर लेगा, इतनी सुंदर जो है। मौसी जी, अब आप ही लड़का देखिए ना इसके लिए। हाँ हाँ, अब जब तक इसकी शादी नहीं लग जाती ना, तुम लोग यहीं रहोगे। मंजू जोरों शोर से प्रिया के लिए लड़का देखने लगती है। एक रोज मंजू प्रिया से कहती है, प्रिया, एक गिलास पानी तो देना बेटा। हाँ जी, अभी देती हूँ। प्रिया अपने पैरों में खुजली करती है और उसी हाथ से मंजू को पानी देती है। तब मंजू कहती है, ये क्या किया तूने? खुजली वाले हाथ से ही पानी दे दिया। इस पानी को तो मैं हाथ तक ना लगाऊं। इस तरह से ससुराल में तुझे कौन रखेगा? प्रिया मंजू से कुछ नहीं कहती। दिन बीतने लगते हैं और मंजू देखती है कि प्रिया जब देखो खुजली ही करती रहती है, कभी सर पे तो कभी हाथ पैरों पर। एक रोज प्रिया अपने सर पर खुजली कर रही होती है और उसके हाथ में जू आ जाता है।
प्रिया जू को मार देती है और उसी हाथ से आटा लगाने लगती है। इन सब से मंजू का दिमाग घूम जाता है और वो कहती है, राम राम राम, घोर कलयुग है भाई, ऐसा गंदा काम मेरे घर में मत करो। सुशीला, ये क्या कर रही है तेरी बेटी? मेरी पूरी रसोई को खराब कर दिया तुमने। ये आटा बाहर फेंक कर आओ। मौसी जी, गुस्सा थूक दीजिए, प्रिया बच्ची है अभी। तुम लोगों ने मुझसे छुपाया कि इसे खुजली की बीमारी है। जब से ये यहाँ आई है मुझे खुजली आने लगी है। ये मुझे भी बीमारी दे जाएगी। निकलो तुम लोग यहाँ से। अरे नहीं नहीं मौसी जी, ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है। मैं और ये भी तो रहते हैं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, किसी तरह मेरी प्रिया की शादी करवा दीजिए, फिर हम दोनों पति पत्नी यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, कल ही मैं लड़के वाले को बुलाती हूँ। अगले दिन मंजू लड़के वाले को बुलाती है और उधर सुशीला प्रिया से कहती है, बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तू लड़के वालों के सामने कोई खुजली वाली हरकत मत करना, नहीं तो अपनी माँ को मरा समझना। माँ, इसमें मेरा क्या कसूर है? भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? सुशीला प्रिया के हाथों में मिर्ची लगा देती है ताकि वो लड़के वालों के सामने कितनी भी खुजली आ जाए, मिर्ची के डर से खुजली ना कर सके। अगले दिन लड़के वाले आते हैं और प्रिया को देखकर पसंद कर लेते हैं। जल्दी से शादी की तारीख भी पक्की कर लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम भी चाहते हैं कि प्रिया जल्द से जल्द हमारे घर आ जाए। मोहित और प्रिया की शादी हो जाती है, लेकिन उफ, ये खुजली प्रिया का पीछा ही नहीं छोड़ती। शादी की पहली रात जैसे ही मोहित प्रिया के पास बैठता है, प्रिया जहां तहां खुजाने लगती है। प्रिया माथा खुजा खुजा कर अपने बालों को नोच लेती है। अरे, आज हमारी सुहाग रात है, तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? मूड ही पूरा खराब कर दिया तुमने। प्रिया रोने लगती है और मोहित कमरे के बाहर जाकर सो जाता है। अगले दिन जब प्रिया की मुंह दिखाई के लिए मोहल्ले की औरतें आती हैं, बहू तो चांद का टुकड़ा है, आओ आओ बहन, अब मुंह दिखाई शुरू करते हैं। औरतें मुंह दिखाई चालू करती हैं और जैसी जैसी मुंह दिखाई होती जाती है, इधर प्रिया को खुजली आने लगती है और वो खुजाने लगती है। खुजा खुजा कर प्रिया के हाथ पैर फूल जाते हैं और उसके बाल भी बिखर जाते हैं। चांद पे दाग इसकी हालत देखो, बहू नहीं खुजली की दुकान आई है। सही कहा है किसी ने, सब कुछ नहीं मिलता एक साथ। अच्छा ही चुना लगा पिंकी को। औरतें चली जाती है, लेकिन पिंकी प्रिया से कुछ नहीं कहती। प्रिया खुजाती हुई रसोई में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। रोटी बेलते वक्त प्रिया बेलन से ही खुजली करने लगती है और वही रोटी पिंकी को लाकर देती है। अब पिंकी का गुस्सा फूट पड़ता है और वो चिल्लाती हुई कहती है, बहू आकर घर में उजाला करती है, लेकिन तुमने मेरे घर में अंधेरा कर दिया। अब क्या हमें बीमार करना चाहती हो खुजली वाला खाना खिलाकर? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। पिंकी प्रिया को एक कमरे में बंद कर देती है। आज से तुम यहाँ रहोगी, मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। प्रिया अपने नसीब को कोसती हुई पिंकी की बात मान लेती है। अब खाना पीना सब प्रिया को उसके कमरे में ही मिल जाता। उधर पिंकी मोहित के लिए लड़की देखने लगती है। दिन बीतने लगते हैं और एक रोज मोहित को पता चलता है कि उसे कोरोना हो गया है, इसीलिए उसे अलग कमरे में बंद करवा दिया जाता है। कोई भी ना उससे मिलता है और ना ही उससे बात करता है। जैसे ही प्रिया को पता चलता है कि मोहित की हालत नाजुक है और उसकी देखभाल के लिए कोई नहीं है, प्रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है और मोहित के पास चली जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें भी कोरोना हो जाएगा। इस बीमारी में लोग मर भी जाते हैं। बाकियों की तरह तुम्हें अपनी जान की चिंता नहीं है क्या? मेरी जिंदगी में खत्म होने लायक कुछ रहा ही कहाँ है।
मेरी जिंदगी तुमसे शुरू होती है और तुम ही पर खत्म होती है। एक लड़की के लिए उसके पति की जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। मोहित की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। प्रिया उसकी सेवा में जुट जाती है और जल्द ही मोहित ठीक हो जाता है। तुमने तो चमत्कार कर दिया। जैसे सावित्री ने सत्यवान के प्राण बचाए थे, वैसे तुमने भी मेरी जान बचा ली। मुझे माफ कर दो प्रिया। इस घर में मैं तुम्हें बहू का अधिकार दिलवा कर रहूंगा। मैं बंद कमरे में ही ठीक हूँ। मेरे कारण आप लोगों की इज्जत खराब हो रही है। अब जब मोहित प्रिया को लेकर सबके सामने आता है, मोहित को देखकर पिंकी खुशी से पागल हो जाती है और कहती है, भगवान ने मेरी सुन ली, मेरा बेटा वापस आ गया। अरे कल मोहित, छोड़ मेरे बेटे का हाथ, जा कमरे में वापस चली जा। क्या तू मेरे बेटे को खुजली का रोग देना चाहती है? प्रिया रोती हुई जाने लगती है, लेकिन मोहित उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, माँ, प्रिया आज से हमारे साथ ही रहेगी। भगवान ने नहीं, प्रिया ने मुझे बचाया है। जिस समाज के कारण आप प्रिया को मुझसे दूर कर रही हैं, वही समाज मुझे देखने तक नहीं आया जब मुझे कोरोना हुआ था। आप तक मेरे पास नहीं आई माँ। मुझे खुजली होती है तो हो जाए, लेकिन प्रिया इस घर में अपने पूरे अधिकार के साथ हमारे बीच रहेगी। मोहित की बात सुनकर पिंकी बहुत शर्मिंदा होती है। हाँ बेटा, तुम ठीक ही कह रहे हो। होनी होती तो अब तक हम सबको खुजली हो गई होती। मैंने इस समाज के डर से अपनी बहू को इतने दुख दिए, और उसी ने मेरे बच्चे को अपनी जान पर खेल कर बचाया। मुझे माफ कर दे प्रिया। मम्मी जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आप भी तो मेरी माँ की तरह ही हैं। तीनों साथ रहने लगते हैं और प्रिया की जिंदगी संवर जाती है।